नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रियंका के वार से बेहाल बीजेपी की, कर्नाटक के सियासी मैदान में दिग्गजों के जमावड़े की, बात करेंगे पहलवानों के समर्थन में जुटती भीड़ से बैकफुट पर आई बीजेपी की, साथ ही जानेंगे आनंद मोहन पर बीजेपी में क्यों है दो फाड़, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एनसीईआरटी की किताबों पर हो रही सियासत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अब 28 अप्रैल को आएगा फैसला। अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली मेयर चुनाव में निर्विरोध चुनी गई आप की शैली ओबरॉय, बीजेपी ने वोटिंग से पहले शिखा राय का नाम लिया वापस। अतीक अशरफ मामले में यूपी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जांच की मांग के मुद्दे पर दायर की केवियट, 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 170 अंकों की तेजी के साथ 60,301 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 44 अंकों की तेजी के साथ 17,814 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक का सियासी मैदान तैयार है। चुनावी शोर मचा तो हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से लेकर विकास पर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। इस बीच आज अपने दौरे के दूसरे दिन प्रियंका ने भी जमकर चुनावी तीर छोड़े और निशाने पर रही बीजेपी। तो क्या कुछ कहा प्रियंका ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है। इस बार राज्य में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है। आज प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में बड़ी रैली को संबोधित किया। उनकी रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। बीजेपी को कर्नाटक से बाहर करने के लिए प्रियंका गांधी पूरा दम लगा रही हैं। आज प्रियंका ने कर्नाटक में विश्व प्रसिद्ध श्रृंगेरी शारदा पीठ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्रृंगेरी शारदा पीठ मंदिर में पूजा के बाद हाथियों को सेब भी खिलाया। इसके अलावा प्रियंका मैसूर में एक रेस्टोरेंट में गई और खुद डोसा बनाया। उन्होंने यहाँ नाश्ता किया और होटल में मौजूद बच्चों से बातचीत की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आज अपनी रैली के दौरान भी प्रियंका ने इस होटल का जिक्र करते हुए कहा, आज मैं मैसूर के मायलारी होटल गई। होटल मालिक ने बताया कि इसे उनके पिता ने शुरू किया था। उन्होंने भी मुझे डोसा बनाना सिखाया। वहीं उनकी बेटी मिली जो इन्फोसिस में काम करती है। परंपरा को साथ लेकर भविष्य देखना ही कर्नाटक की पहचान है। कर्नाटक की जनता के साथ प्रियंका का ये संवाद राज्य में कांग्रेस की जमीन को और मजबूत कर रहा है। कर्नाटक की श्रृंगेरी में प्रियंका को सुनने और देखने के लिए अपार भीड़ देखी गई। उन्होंने आगे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और अपनी दादी का जिक्र करते हुए कहा, जब इंदिरा जी चिकमंगलुरु आई तब उनके लिए संघर्ष का समय था। उस मुश्किल वक्त में चिकमंगलुरु की जनता उनके साथ खड़ी रही। आज राहुल जी और हमारे परिवार के लिए संघर्ष का समय है। हमें पूरा भरोसा है कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। कर्नाटक में प्रियंका के दौरे का आज दूसरा दिन था। पहले दिन उनके निशाने पर मोदी सरकार और बीजेपी थी, तो आज उन्होंने कर्नाटक की जनता के साथ अपने रिश्ते, उनकी समस्याओं और मुद्दों पर बात की। प्रियंका की ये मेहनत अब क्या रंग लाती है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। कर्नाटक में प्रियंका की मौजूदगी बीजेपी के लिए परेशानी है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। कर्नाटक में राजनीतिक दलों का प्रचार अब रफ्तार पकड़ चुका है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। आज कर्नाटक के सियासी मैदान में खड़गे प्रियंका से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चलाए। तो किसने क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक जोरदार तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 224 सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस 223, बीजेपी 224 और जेडीएस 207 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक में इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच है। आज बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांड्या, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेलगावी में रोड शो और सभाएं की। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। प्रियंका के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक गृह राज्य है, इसीलिए उनके लिए कांग्रेस की जमीन को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की जीत के लिए खड़गे लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। आज खड़गे ने कर्नाटक के चिक्कोड़ी में जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डैम बनाए, देश से खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए हरित क्रांति लेकर आए, जिससे अन्न का भंडार भरा, पढ़ने के लिए शिक्षण संस्थान बनवाए, जिसमें मोदी शाह ने भी पढ़ाई की। कांग्रेस ने 70 साल में ये किया।
खड़गे के वार पर आज योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक अपनी पहली चुनावी रैली में जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने राज्य की डबल इंजन सरकार के काम की तारीफ की और कहा कि एक तरफ बीजेपी की सरकार पीएफआई को बैन करती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है। वहीं राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह के निशाने पर ही कांग्रेस रही। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। अब देखना होगा इस बार जनता किसे सत्ता की चाबी देती है। कर्नाटक के सियासी घमासान में हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। इधर पहलवानों के दावों से बीजेपी भी सवालों में है। यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहा। मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का श्रेय लेने और वाहवाही लूटने वाली मोदी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रखा। कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच करना जरूरी है। वहीं पहलवान भी इस बार तय करके आए हैं कि बिना परिणाम के वापस घर नहीं लौटेंगे। आज दिन की शुरुआत पहलवानों ने जंतर मंतर की सड़कों पर दौड़ लगाने सीखी। वो कॉस्ट्यूम पहनकर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। आज प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय के गवर्नर रहे राज्यपाल भी पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। मलिक ने कहा, ये शर्म की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता के लिए देश में सम्मानित होने वाले एथलीट अब सड़कों पर न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जब हमारी बेटियां मेडल जीतती हैं और तिरंगा फहराती हैं, उस समय बड़ी बेशर्मी से हम उन्हें चाय पर बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और आज वो सड़क पर हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ पहलवानों की लड़ाई नहीं है, यह हमारी बेटियों की गरिमा की लड़ाई है। पहलवानों ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि इस बार उनकी जायज मांगों के सामने सरकार को झुकना होगा। आपको बता दें कि 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा, ताकि इनकी पहचान सामने न आ जाए। 7 महिला रेसलर्स ने सोमवार को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। पहलवानों के समर्थन में जुटती भीड़ से बीजेपी घबरा गई है, तो केजरीवाल पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से आम आदमी पार्टी भी घबराती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में फिर से बीजेपी और आप के बीच भ्रष्टाचार को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है, तो कैसे शीश महल बनवाकर बुरे फंसे केजरीवाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए के खर्च की खबर ने राजधानी की राजनीति में उबाल ला दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल को शाही राजा बताया है और उनके सरकारी आवास को शीश महल करार दिया है। सीएम लाइन्स में मौजूद सीएम बंगले के रेनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। खुलासा हुआ कि 2021-22 में 8 पर्दे लगवाए गए, जिन पर 45 लाख रुपए खर्च हुए। इसके बाद 15 पर्दे और मंगवाए गए, इसकी कीमत 51 लाख रुपए थी। कुल मिलाकर 23 पर्दों का बजट करीब 1 करोड़ रुपए है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान में शपथ लेने के लिए ऑटो में लटक कर आए थे, कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का तो इनके घर में मार्बल लगा है, जो वियतनाम से मंगवाया गया है। ये उनके महल के रेनोवेशन की कहानी नहीं, बल्कि महाराज की मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। कुछ नहीं लूंगा से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट करके सीएम केजरीवाल का पुराना शपथ पत्र याद दिलाया है। उन्होंने लिखा कि 7 जून 2013 को सीएम पद की शपथ लेने से पहले केजरीवाल कहते थे कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी, सुरक्षा, बंगला नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने करदाताओं की गाड़ी कमाई से अपने लिए 45 करोड़ का बंगला बनाने में लगा दिए। सीएम केजरीवाल को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी बचाव में अजीब तर्क दे रही है। सीएम आवास पर मरम्मत के नाम पर हुए खर्च को प्रधानमंत्री और एलजी आवास से जोड़ रही है और दावा कर रही कि जितना रुपया इन आवासों को बनाने में खर्च हुआ, उससे बहुत कम खर्च सीएम आवास की मरम्मत में हुआ है। केजरीवाल को लेकर अब दिल्ली की जनता भी सवाल उठा रही है। सवाल तो आनंद मोहन को लेकर भी खड़े हो रहे हैं।
आनंद मोहन सिंह पैरोल पर चल रहे थे। पिछले कुछ महीनों में उन्हें लगातार पैरोल मिल रही थी, लेकिन आज उन्होंने पैरोल को ही सरेंडर कर दिया क्योंकि नीतीश सरकार ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। आनंद मोहन सहरसा जेल पहुंच गए हैं। अब गुरुवार को उनकी रिहाई की कार्रवाई होगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी रिहाई पर बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की जान लेने के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को 2007 में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 15 साल से वो सजा काट रहे थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने उनकी रिहाई की तैयारी कर ली है। इसके लिए कानून में बदलाव भी किया गया है। आनंद मोहन गुरुवार को जेल से रिहा हो जाएंगे। महागठबंधन की ओर से साफ कर दिया है कि सरकार ने आनंद मोहन को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आनंद मोहन सिंह कानूनी तरीके से रिहा होकर बाहर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी पूरी सजा काटी है, इसमें गलत क्या है? दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के दबाव में ही सरकार ने कानून में बदलाव किए थे, लेकिन इस मामले में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। केंद्र में बीजेपी इसका विरोध कर रही है। राज्य बीजेपी के नेता आनंद मोहन के साथ दिख रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने नीतीश सरकार के इस फैसले को शर्मनाक कहा है। तो बिहार से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप रूडी आनंद मोहन ने समर्थन में खड़े हो गए हैं। रूडी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि आनंद मोहन को लालू और नीतीश ने फंसाया था। दरअसल पहले बीजेपी नेता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे थे, लेकिन बात राजपूत वोट की आई तो बीजेपी ने यू टर्न ले लिया। बिहार में करीब 6% राजपूत वोट हैं और करीब 7 से 8 लोकसभा के साथ करीब 40 विधानसभा सीटों पर ये वोट निर्णायक हैं। आरजेडी आनंद मोहन के सहारे एमवाई में आर को जोड़ने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को आरजेडी का ये समीकरण ही डराता दिख रहा है। साफ है कि आनंद मोहन की रिहाई से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी घमासान तेज हो सकता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान मचा है। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले 2 हफ्ते काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर तो लोगों की नजर पहले से ही है, साथ ही मुंबई में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने भी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी नेतृत्व से नाराज हो गए हैं। तो क्यों नाराज हुए शिंदे और राज्य सरकार बदलने को लेकर क्या हो रही हैं चर्चाएं, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या एकनाथ शिंदे की जाने वाली है कुर्सी? शिंदे से नाराज है बीजेपी हाईकमान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है शिंदे के खिलाफ। क्या बीजेपी हाईकमान ने भी अभी शिंदे से पल्ला झाड़ने का मन बना लिया है? शिंदे को मैसेज दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो इस्तीफा तैयार रखें। फैसले की खबर लगते ही कुर्सी छोड़ दे। बीजेपी हाईकमान के मैसेज के बाद से शिंदे नाराज दिख रहे हैं। शिंदे पिछले 3 दिनों से सतारा के दौरे पर है। विपक्ष दावा कर रहा है कि वह परेशान है, इसीलिए अपने गांठ में छुट्टियां मना रहे हैं और इसके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की छुट्टी को लेकर भी पार्टी नेताओं में असमंजस की स्थिति थी। शिंदे की करीबियों का दावा है कि बीजेपी ने सीएम को अकेला छोड़ दिया है। विपक्षी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र में सीएम बदला जाएगा। बीजेपी नेताओं के बयान भी कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। बीजेपी नेता और राज्य में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि महाराष्ट्र के लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। विपक्ष के दावे और उस पर बीजेपी नेताओं के समर्थन के चलते शिंदे नाराज हैं, जिसका असर सरकार पर दिख रहा है। हर सप्ताह होने वाली महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इसी के चलते इस बार नहीं हो रही है। इस बीच पूरे राज्य में एनसीपी नेता अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये पोस्टर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नागपुर और मुंबई कार्यालय के करीब भी लगाए गए हैं। संकेत साफ है, महाराष्ट्र में जल्द ही एनडीए की जगह एमवीए की सरकार बन सकती है। एनडीए गठबंधन में दिखती दरारों के बीच संजय राउत ने दावा किया कि बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और जल्द ही कोर्ट फैसला सुना देगा। इस फैसले के साथ ही साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का सियासी भविष्य क्या होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात एनसीईआरटी की किताबों पर हो रही सियासत की। अक्सर देश में शिक्षा को सियासत से जोड़ा जाता है और खासकर मोदी सरकार किताबों से मुगल इतिहास को हटाने पर तुली है। इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र को घेर रहा है। वहीं केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है केरल सरकार का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के गौरव का इतिहास छात्रों को बताया जाता है, राजा महाराजाओं की गौरव गाथा सुनाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सच हैं जिन्हें छिपाया जाता है। खासकर मोदी सरकार बीजेपी के राज में हुई घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। केंद्र ने एनसीईआरटी की किताबों से 2002 का गुजरात मामला, मुगल, आरएसएस पर बैन को हटा दिया है, लेकिन अब केरल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
केरल की स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव करने का फैसला किया है। ये बदलाव इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में होगा। इस बदलाव को लेकर खास बात यह है कि केंद्रीय पाठ्यपुस्तक नियामक NCERT ने जिन सामग्रियों को NCERT के पाठ्यक्रम से बाहर किया है, उसे केरल शिक्षा विभाग शामिल करना चाहता है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर केरल की पिनरई विजयन सरकार के पास भेजा है। मंजूरी मिलते ही विवादित चैप्टर को केरल के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये किताबें NCERT की किताबों से इतर स्कूलों में दी जाएंगी और छात्रों को पढ़ाई जाएंगी। केरल शिक्षा विभाग ने जिन चैप्टर्स को शामिल करने की अनुमति मांगी है, उनमें 2002 के गुजरात मामला, मुगल साम्राज्य का इतिहास, RSS पर प्रतिबंध और महात्मा गांधी से जुड़े अंश शामिल हैं। समिति ने सामान्य शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी से इस मामले को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने NCERT पाठ्यक्रम संचालन समिति से हटाए गए अध्यायों को पूरक पाठ्य पुस्तकों के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया। साथ ही NCERT और केंद्र पर स्कूली किताबों की सामग्री में बदलाव कर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।